दोस्तों, मैं पंकज साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, आपका आज की क्लास में स्वागत करता हूँ। हम नेट सेट जेआरएफ के फर्स्ट पेपर के पहले यूनिट पर हैं और हमारे साथ बने रहिए। इस सीरीज में हम पूरे सभी के सभी यूनिट को कवर करेंगे। तो देखते हैं आज के क्लास में हम क्या क्या देखेंगे। उच्च शिक्षण संस्थाओं में शिक्षण की विधियाँ। शिक्षण के लिए कई प्रकार की विधियां हमारे पास हैं। शिक्षण को प्रभावित करने वाली जो कारक है उसमें एक शिक्षण की विधियां थी। अगर हमको विद्यार्थी को प्रभावी रूप से शिक्षा प्रदान करना है, उसमें समझ विकसित करनी है, उसमें ज्ञान का प्रसार करना है, तो अलग अलग हम पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, शिक्षण विधियां। शिक्षण के लिए विभिन्न विधियों की आवश्यकता होती है। कक्षा में विषय वस्तु को सरल एवं बोधगम्य बनाने तथा शिक्षार्थियों को उत्तम शिक्षा प्रदान करने हेतु जिन विधियों का शिक्षकों द्वारा उपयोग किया जाता है उन्हें शिक्षण विधियां कहते हैं। इग्नासिया एस्ट्राडा है ना, इनके अनुसार शिक्षार्थी शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले ढंग विधि से नहीं समझ पाता तो शिक्षक को चाहिए कि वह शिक्षा के लिए वही विधि अपनाए जिससे शिक्षार्थी समझ पाए। मतलब अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग प्रकार के विद्यार्थियों के लिए अलग अलग शिक्षण विधियां या पद्धतियां जो है वो उपयुक्त होती हैं। ठीक है ना, तो देखेंगे कौन कौन सी विधियां हैं शिक्षण के लिए, है ना, एजुकेशन के लिए। शिक्षण की विधि को मूल रूप से दो वर्गों में अपन विभक्त करते हैं, है ना। पहला शिक्षक केंद्रित, देख सकते हैं पिक्चर में, टीचर जो है व्याख्यान देता है ना, या उसमें मुख्य भूमिका जहां पर शिक्षक की होती है, जिस विधि में शिक्षण विधि में, उसको ये क्या बोला जाता है, शिक्षक केंद्रित विधि। और जिसमें मुख्य भूमिका है ना छात्रों की हो जाती है, जहां सक्रियता छात्रों की हो जाती है ना, उस विधि को क्या बोलते हैं, छात्र केंद्रित विधि या शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण विधि। अध्यापक केंद्रित जो पद्धतियां हैं, है ना, टीचर सेंट्रिक मेथड्स, इसमें हम देखेंगे व्याख्यान एवं प्रयोग प्रदर्शन, समूह शिक्षण, टेलीविजन या वीडियो प्रस्तुति, समीक्षा नीति और प्रश्नोत्तर शिक्षण नीति। जो अध्यापक केंद्रित अध्ययन पद्धति या शिक्षण पद्धति है ना, उसमें ये पद्धतियां जो है महत्वपूर्ण मानी जाती है। ठीक है, वैसे तो बहुत प्रकार की शिक्षण पद्धतियां हो सकती हैं, है ना, जो मुख्य रूप से जो ज्यादा प्रचलित हैं उन्हीं शिक्षण पद्धतियों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहला देखते हैं व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड। यह एक प्रकार से मौखिक शिक्षा का रूप है जिसका अर्थ होता है किसी पाठ्य पुस्तक को भाषण के रूप में पढ़ाना। अगर टीचर सामने खड़ा हो जाए, है ना, और वो जो भी जानकारी है या जो भी ज्ञान है उसको शिक्षार्थियों तक किस माध्यम से पहुंचा रहे हैं, बोल करके। ठीक है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, व्याख्यान। प्राचीन समय में अगर हम देखते हैं तो प्राचीन समय में यही विधि सबसे अधिक प्रचलित थी। ठीक है, गुरुकुल पद्धति थी, है ना। उस समय में क्या होता था, शिक्षक जो है केंद्र हुआ करता था, है ना, और उसके आसपास जो है शिक्षार्थी हुआ करते थे या उसके शिष्य हुआ करते थे, और उनको विभिन्न कहानियों, कथाओं, है ना, और कई उदाहरणों के माध्यम से उनको शिक्षा प्रदान किया जाता है ना। तो ये विधि जो है केवल इसमें किसी साधन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ये केवल व्याख्यान के माध्यम से ही इसमें ज्ञान प्रदान किया जाता है। सबसे पारंपरिक और प्रभावशाली शिक्षण पद्धति इसे कह सकते हैं। शिक्षक एक सक्रिय भागीदार होता है। अगर शिक्षक सक्रिय है तो इसमें जो है शिक्षार्थी जो है उसकी भूमिका कम हो जाती है या वो निष्क्रिय रूप में वहां पर विद्यमान रहता है ना। छात्रों को निष्क्रिय श्रोता के रूप में माना जाता है ना, छात्र केवल सुनते रहते हैं बस इस विधि में। इसमें एक तरफा संचार अधिक होता है, केवल टीचर ही इसमें बोलता है, छात्र जो है उसकी भूमिका कम है, उसकी निष्क्रियता है ना, लेकिन फिर भी बीच में कोई प्रश्नोत्तर कर सकता है। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ज्यादा सक्रिय कौन है, शिक्षक के। ये था अपना व्याख्यान विधि। अगर इस विधि के लाभ और सीमाओं की बात करते हैं, व्याख्यान विधि की लाभ और सीमाओं की बात करते हैं तो इसमें हमको लाभ में रहते हैं
यह विषय वस्तु की क्रमबद्धता की उत्तम विधि है ना। जो भी विषय वस्तु उसको सिस्टमेटिक रूप में है ना छात्रों तक पहुंचाने के लिए ये विधि सबसे कारगर मानी जाती है, क्योंकि सरल है ना, सहज है, ज़्यादा इसमें कोई ताम झाम करने की आवश्यकता नहीं रहती है। टीचर आया और उसने अपना व्याख्यान प्रारंभ कर दिया। यह प्रभावशाली व आकर्षक प्रेरणात्मक शिक्षण विधि है। सबसे ज्यादा जो है प्रचलित यही विधि है ना। और उच्च कक्षाओं के लिए तो और भी ज्यादा ये प्रभावपूर्ण है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार के ताम झाम की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए शिक्षक भी ज्यादा इसी विधि को अपनाना पसंद करते हैं। उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है। यह समय, परिश्रम व धन की दृष्टि से कम खर्चीली है। स्वाभाविक रूप से किसी अन्य उपकरण की हमको इसमें ज्यादा आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसलिए ज्यादा क्या अन्य उपकरण की आवश्यकता नहीं, व्याख्यान में क्या करना था, बोलना ही भर रहता है, तो इसलिए क्या है कम खर्चीली है। अच्छा, और कम समय भी इसमें लगता है, क्योंकि विषय हमको प्रस्तुत करना है ना। तो उसमें अगर व्याख्यान दिया जाए, कोई और एक्टिविटी ना की जाए, ब्लैक बोर्ड जैसे उसमें लिखा ना जाए, व्हाइट बोर्ड में लिखा ना जाए, प्रोजेक्टर में स्लाइड ना शो किया जाए, तो क्या होगा, उसमें कम समय में बहुत सारा चीज बताया जा सकता है। नहीं तो ये सब मैनेज करने में ही समय जो है उसमें कुछ ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो इसलिए क्या है, ये समय कम लग रहा है ना, परिश्रम भी कम लग रहा है और धन भी इसमें कम लग रहा है। इसके द्वारा एक समय में विद्यार्थियों के बड़े समूह का शिक्षण संभव है ना। बहुत सारे स्टूडेंट रहेंगे किसी स्थान पर है, उसको भी एक शिक्षार्थी एक शिक्षक जो है उनको पूरे सबको संबोधित करते हुए अध्यापन कर सकता है, ठीक है। तो बड़े शिक्षार्थी समूह के लिए क्या है संभव है उनको शिक्षा प्रदान करना इस विधि से। अगर इसकी सीमाओं की बात करें, लिमिटेशन की बात करें या इसके दोष की बात करें, है ना, तो यह निम्न कक्षाओं के लिए अनुपयोगी है। बच्चे हैं, उनको अगर व्याख्यान देते रहोगे, है ना, आपको अगर सुनने के लिए कहा जाए, आप वयस्क शिक्षार्थी हैं, ठीक है, आपको अगर सुनने के लिए बोला जाता हमारी ये क्लास ही कितने घंटे चलती है, 2 घंटे, एक से डेढ़ घंटे चल जाती है। अगर बच्चे लोग रहेंगे 1-1.5 घंटा उनको सुनने के लिए बोल दिया जाए तो फिर नींद आने लग जाएंगे, इधर उधर करने लग जाएंगे, अपना दूसरी चीज़ों में ध्यान लग जाएगा, ठीक है। तो जो निम्न कक्षा के छात्र होते हैं उनके लिए उपयोगी नहीं है, केवल उच्च कक्षाओं के लिए ज़्यादा कारगर उपयोगी है। इसमें विद्यार्थी निष्क्रिय श्रोता बने रहते हैं तथा यह करके सीखने के सिद्धांत की पूर्ण अवहेलना करती है ना। करके सीखने का सिद्धांत, अब आप लोग सुन रहे हैं, करने के लिए कुछ है, ठीक है। अगर आपको कुछ करने के लिए दिया जाए, है ना, प्रयोगशाला में भेज दिए तो वहाँ कुछ करोगे, है ना। अगर कोई आपको टास्क दे दिया जाए या कोई प्रोजेक्ट दे दिया जाए, तो उसमें ये सब शिक्षण की पद्धतियाँ है ना, इसको आगे देखेंगे हम, है ना। तो उसमें कुछ अगर शिक्षार्थी करता है तो करते हुए उससे कुछ इरर्स होते हैं, है ना, तो इरर से सीखता है, कोई मिस्टेक होता है उससे सीखता है ना। तो करके सीखने की जो उपयोगिता है उसकी पूर्णता अवहेलना कर देता है, ठीक है, ये भी, क्योंकि करना है नहीं, केवल सुनने की बात होती है, निष्क्रिय श्रोता बना रहता है शिक्षार्थी जो है। इसमें ध्यान अधिक समय तक केंद्रित नहीं हो पाता है, रुचि नहीं रह पाती तथा मौलिक चिंतन के अवसर प्राप्त नहीं हो पाते। लंबे टाइम तक सुन रहे हैं, फिर उसके बाद क्या हो गए, बोर हो गए, है ना, क्या बोल रहे हैं टीचर, एक कान जा रहे हैं दूसरे कान से निकल रहे हैं, ऐसा हो जाता है, लंबे टाइम तक सुनते रहते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, ये मतलब जो मौलिक चिंतन है, रुचि नहीं है तो कुछ चीज ग्रहण भी कहाँ कर पाओगे। जब तक इंटरेस्ट रहेगा तब तक तो ठीक है सुन लोगे, ज़्यादा समय हुआ फिर उसके बाद फिर बुझिल। अपनी क्लास जो है 40 से 45 मिनट तक की होती है अधिकांशतः, देखो कहीं पर 40 मिनट, कहीं पर 45 मिनट से ज़्यादा क्लास नहीं है। मतलब ये कहा जाए तो ये शिक्षण का इसमें इसके पीछे रिसर्च हुआ है ना। एक इंसान जो है सामान्य, चाहे वो बच्चा हो चाहे वयस्क हो, वो 40 से 45 मिनट तक ही मतलब अपना ध्यान को केंद्रित रख सकता है ना। कोई एक विषय को अगर लंबे समय तक चलाते रहो तो इंसान जो है, मतलब मानव की बात है, वो ज़्यादा लंबे समय तक उस पर केंद्रित नहीं रख सकता, फोकस नहीं रख सकता, है ना। इसीलिए रिसर्च के आधार पर उसको औसत रूप से 40 से 45 ही रखा गया है, ठीक है। तो इसमें जो है रुचि नहीं हो पाती है, जिससे ज्ञान ही अर्जन नहीं हो पाया, तो मौलिक चिंतन का अवसर भी प्राप्त नहीं हो पाता है, ठीक। तो ये अपना व्याख्यान भी था, है ना, और उसकी लाभ और उसकी सीमाएं थी, ठीक।
नेक्स्ट देखते हैं अपन। अच्छा, इसमें और है, यह विद्यार्थियों को सुनने व ध्यान लगाने में प्रशिक्षित करती है। ठीक, मतलब आपको अगर व्याख्यान दिया जा रहा है तो चीजों को सुन रहे हैं तो आपको क्या फोकस्ड रहना पड़ेगा, ठीक है। और करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान, मतलब जैसे जैसे आप व्याख्यान को ग्रहण करते जाते हैं, है ना, मतलब लगातार आप चलते रहती है, दिन प्रतिदिन व्याख्यान चलते रहता है, तो आपकी जो सुनने की क्षमता और जो अपने दिमाग को केंद्रित रखने की जो क्षमता है उसमें क्या होते जाता है, उसमें प्रशिक्षित होते जाते हैं, तो उसमें उस क्षमता में वृद्धि होती जाती है। ठीक, यह विद्यार्थियों में तर्क शक्ति का विकास करती है, इसमें विषय का तार्किक क्रम बना रहता है। ठीक है, सुनोगे तो समझोगे, है ना, समझोगे तो फिर क्या कर पाओगे, तर्क कर पाओगे, चीजों का विश्लेषण कर पाओगे। ठीक, तो इस प्रकार से ये क्या करता है, ये तर्क शक्ति का विकास करता है। और इसकी सीमा में क्या करता है, इसमें सैद्धांतिक ज्ञान पर अधिक बल दिया जाता है, और यह एक प्रभुत्ववादी विधि है। प्रभुत्ववादी, है ना, सत्तावादी, निरंकुश। ठीक, कैसे होता है निरंकुश, उसमें शिक्षक जो है उसकी भूमिका महत्वपूर्ण रहती है, भूमिका अधिक रहती है ना, तो इसलिए इसको क्या बोला गया, प्रभुत्ववादी विधि है ना। और इसमें सैद्धांतिक ज्ञान पर अधिक बल दिया जाता है, ठीक है, प्रैक्टिकल है ही नहीं कुछ इसमें, ठीक, पूरा थ्योरेटिकल ही चलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, व्याख्यान एवं प्रयोग प्रदर्शन। व्याख्यान में एक चीज और उसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है, इसको बोला गया लेक्चर एंड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। इसमें क्या होता है, इस विधि में शिक्षक व्याख्यान की सहायता से सैद्धांतिक पक्ष को स्पष्ट करता है और श्याम पट एवं अन्य सहायक सामग्री की सहायता से चित्र एवं कथन प्रस्तुत करता है। व्याख्यान भी देना है इसमें और साथ ही साथ उसका प्रदर्शन भी करना है, डेमोन्स्ट्रेशन देना है। तो क्या चीज से अपन दिखा, मतलब बोलना भी है और दिखाना भी है ना, दिखा करके पढ़ाना है। तो इस विधि को क्या बोला जाता है, व्याख्यान एवं प्रयोग प्रदर्शन विधि, लेक्चर एंड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, है ना। अपना जो प्रोजेक्टर है इसके माध्यम से हम दिखा रहे हैं, है ना, स्मार्ट जो बोर्ड रहता है, इंटरैक्टिव बोर्ड रहता है, उसके माध्यम से दिखा सकते हैं, है ना, या कोई वस्तु को भी हम दिखा करके उसके बारे में हम व्याख्यान दे सकते हैं, उसकी व्याख्या हम कर सकते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, व्याख्यान और प्रयोग प्रदर्शन, और प्रयोग प्रदर्शन, ठीक है। किसी घटना, परिस्थिति, वस्तु आदि को दृश्य रूप में विद्यार्थियों के समक्ष प्रदर्शित कर उसे स्पष्ट किया जाता है ना, दिखाना है। अगर किसी केस स्टडी करना है अपने को, तो कोई घटना है या कोई कहानी है ना, या कोई स्टोरी है, कहानी है, या कुछ वस्तु है जिसका हमको अध्ययन करना है, उसको प्रस्तुत करते हुए अगर पढ़ाया जाता है ना, या स्टूडेंट को दिखाते हुए उसको उसकी व्याख्या की जाती है ना, तो उसको ही हम क्या बोलेंगे, व्याख्यान प्रयोग प्रदर्शन। भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप यह सर्वाधिक उपयुक्त एवं व्यावहारिक विधि है, ठीक है, उपयोगी है, व्यावहारिक है, ठीक है, और उपयुक्त भी है। कैसे, अगर आप ब्लैक बोर्ड से पढ़ाते हैं, ठीक, तो भी वो क्या है, व्याख्यान एवं प्रयोग प्रदर्शन। आप कुछ पढ़ा रहे हैं और पढ़ाते हुए उसका डायग्राम बना रहे हैं, उसका चित्र बनाते हुए अगर समझाते हुए चल रहे हैं, है ना, तो उसमें क्या बच्चा ज़्यादा अच्छे से समझ पाता है ना। पिक्टोरियल फॉर्म में देखने से चीज़ें जो है ज़्यादा दिमाग में संग्रहित होती है ना, जल्दी से मेमोराइज होता है चीज, है ना। दूसरा चीज कि इसमें जो है अपने को ज़्यादा किसी ऑर्केस्ट्रा उपकरण की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती। अपने पास ब्लैक बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, या कोई चार्ट है ना, या कोई मैप है, उसको ही अपन प्रदर्शित करके ही अपन क्या कर सकते हैं, इस विधि का उपयोग कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा हमको संसाधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, धन की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि भारत एक विकासशील देश है। अभी वर्तमान समय में तो हमारे पास कई सुविधाएं आ रही है ना, गवर्नमेंट कॉलेजों स्कूलों में भी आपको प्रोजेक्टर, स्मार्ट बोर्ड देखने के लिए मिल जा रहा है ना। वरना आज से आप 5 साल 10 साल पहले देखोगे तो गिने चुने किसी मॉडल टाइप का जो कॉलेज हुआ करता था, है ना, उसमें ही ये गवर्नमेंट कॉलेज की बात करो ना, प्राइवेट संस्थानों में आपको मिल जाया करते, कोचिंग संस्थान तो इसी के माध्यम से ही चल रहे हैं, है ना, 15 साल हो गए उनको चलते हैं, लेकिन गवर्नमेंट संस्थानों में ये उपकरण आने में टाइम लगता है ना। तो जो मूल मतलब एकदम बेसिक जो प्रोडक्ट है या बेसिक जो सामग्रियां हैं उसका भी उपयोग करते हुए हम इस विधि का से शिक्षण का कार्य कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए क्या है, ये भारतीय परिस्थिति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, व्यावहारिक है और उपयोगी भी है।
या किसी भी वस्तु की रचना व कार्य प्रणाली का वास्तविक रूप में ज्ञान कराती है। अगर व्याख्यान दिया जाए तो आप चीजों को अगर देख नहीं रहे हो, केवल मैं किसी चीज की व्याख्या कर रहा हूँ कि मान लेते हैं आइसक्रीम है, ठीक है, उस आइसक्रीम के बारे में मैं व्याख्या कर रहा हूँ, ठीक है, कि वो आइसक्रीम जो है बड़ा डिलीशियस है, ठीक है, उसका कलर जो है थोड़ा क्रीमी टाइप से है, तो उसका फ्लेवर चॉकलेट से भी बढ़कर है, ठीक है। तो आप मन में कल्पना कर रहे हैं कुछ भी, है ना, उसका आकृति कैसे होगा, उसका कलर कैसे होगा, इस चीज को मेरे बोलने पर आप अपने अनुरूप अपने अनुसार उसकी कल्पना कर रहे हैं, है ना। लेकिन अगर आपको दिखाया जाए, ठीक है, तभी आप उसको वास्तविक रूप में उसको समझ पाएंगे ना, अन्यथा क्या करेंगे, आप केवल कल्पना करेंगे। तो ये विधि जो है व्याख्यान में प्रयोग प्रदर्शन विधि वस्तु की रचना और कार्य प्रणाली का वास्तविक रूप से ज्ञान कराता है। जैसा है वैसा ही उसको शिक्षार्थी देखता है, वैसा ही समझता है। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। इसकी अब अपन देखेंगे लाभ और इसकी सीमाएं, गुण एवं दोष, है ना। यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत मतलब आप किसी को कुछ बताएंगे, है ना, दिखाएंगे, तो वो क्या बोलते हैं, उस चीजों को ग्रहण करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। जैसे कि आप किसी को कुछ बताना चाहोगे, है ना, तो पहले बोलोगे सुनो ऐसा करके, है ना, क्या तुम्हें पता है, क्या तुम्हें पता है, ये शब्द आप बोले तो अगले व्यक्ति के मन में कुछ एक क्वेश्चन आ जाएगा कि मैं क्या नहीं पता है, और वो उसको क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा कि वो क्या पता है। ये जो चीज है ना, ये कहलाता है मनोवैज्ञानिकता। अपनी ओर अगर आपको आकर्षित करना है किसी को, तो कई लोगों के में कला रहता है, अपने ओर अट्रैक्ट कर लेते हैं चीजों को। कोई जो है बोलते रहता है, कोई उसकी बात को ध्यान नहीं देता है, और कोई व्यक्ति ऐसे रहते हैं कि कुछ एक बात बोलते हैं कि पूरी जनता उसकी ओर जो है केंद्रित हो जाती है, होता है ना। मोदी जी भाइयों एवं बहनों, ठीक है, मित्रों, ठीक है, जहाँ ऐसा बोलते हैं फिर उसके बाद पूरी भीड़ जो है शांत हो जाएगी, उनकी ओर देखने लग जाएगी। तो ऐसा ये जो है, ये क्या है, मनोवैज्ञानिकता है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है इसके पीछे, है ना। तो ये जो विधि है प्रयोग प्रदर्शन विधि, अगर आपको किसी चीज को याद कराना है तो उसको प्रदर्शित करते हुए अगर बताया जाए उसके विषय में, तो वो ज्यादा अच्छे से मस्तिष्क में उसका जो है स्टोरेज या फिर उसका संग्रहण अच्छे से हो पाता है ना, चीजें समझ ज्यादा अच्छे से आती है। यह समय व धन की दृष्टि से कम खर्चीली है, अतः केवल एक उपकरण की ही आवश्यकता होती है ना। ब्लैक बोर्ड ही मात्र है, ब्लैक बोर्ड चौक है ना, या व्हाइट बोर्ड मार्कर पेन है ना, इतने में ही हम जो है इस विधि का प्रदर्शन कर सकते हैं, इस विधि से अध्यापन कर सकते हैं। ठीक? इसकी सीमाएं देखते हैं, इसमें क्या क्या सीमाएं हैं। इस विधि में करके सीखने की सिद्धांत की अवहेलना की जाती है, वही है, क्योंकि इसमें भी क्या रहेगा, स्टूडेंट निष्क्रिय श्रोता के रूप में रहेगा, है ना, उसको कोई एक्टिविटी करना नहीं है, सुनना और देखना है, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, उसके करके सीखने की सिद्धांत की अवहेलना हो जाती है। विद्यार्थी केवल रुचिकर प्रदर्शन नहीं सक्रिय रहते हैं, कोई चीज अगर इंटरेस्टिंग है, देखने में अच्छा है, ठीक है, जैसे कोई डायग्राम वगैरह बनाया जा रहा है, चित्र बनाया जा रहा है, तो ही आपको क्या रहेगा, ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। लेकिन अगर केवल लिखते जाएंगे ब्लैक बोर्ड में, तो क्या हो जाएगा, अरुचिकर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा मैं कोशिश करता हूँ पूरा ब्लैक एंड व्हाइट में रहे, थोड़ा कुछ कलरफुल रहे, तो थोड़ा अट्रैक्शन बना रहे करके, है ना, कोशिश करते हैं, जहाँ चित्र लाने का प्रयास करते हैं, अगर चित्र मिल जाता है उसका, तो इससे क्या हो जाता है, चीजें जो है रुचिकर हो जाती है। तो इस विधि में अगर रुचिकर है विषय वस्तु, तो ही विद्यार्थी क्या होता है, इस पर इसमें सक्रिय रहता है, अन्यथा क्या हो जाता है, वो निष्क्रिय श्रोता के रूप में ही या निष्क्रिय दर्शक के रूप में ही बना रह जाता है। इसमें व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत की अवहेलना की जाती है एवं सभी स्तर के विद्यार्थी एक ही गति से विकास करते हैं, है ना। पहले बताए थे पहले कक्षाओं में कि हर स्टूडेंट जो है अपनी अपनी उसकी क्वालिटी होती है ना। किसी में जल्दी सीखने की क्षमता होती है, किसी में ज़्यादा सीखने की क्षमता होती है, किसी में कम सीखने की क्षमता होती है, या किसी में जो है धीमी सीखने की क्षमता होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हर विद्यार्थी क्या रहता है, अलग अलग स्तर का होता है, अलग अलग क्षमताओं का होता है। लेकिन इस विधि में क्या होगा, जब पढ़ाएंगे तो सभी को एक बराबर पढ़ा देते हैं। अगर व्यक्तिगत रूप से एक एक व्यक्ति पर ध्यान दिया जाए, तो उस व्यक्ति की जितनी क्षमता है उतना उसको सिखाया जा सकता है। किसी की कम है, जिसकी ज़्यादा क्षमता है उसको ज़्यादा चीज़ें बताई जा सकती हैं। जिसकी क्षमता कम है उसको सरल रूप में और कम बता करके उसको समझाया जाए।
लेकिन इसमें क्या होता है, सबको एक जैसे पढ़ा रहा हूँ, आप में से किसी को समझ आ रहे हैं, किसी को नहीं आ रहे हैं, ठीक है। किसी का इंटरेस्ट बना हुआ है, किसी का इंटरेस्ट नहीं बना हुआ है। कोई यहाँ पर प्रेजेंट है, आपकी आत्मा यहाँ पर उपस्थित है, किसी की आत्मा जो है बाहर भटक रही है, ठीक। तो मेरे ख्याल से आप लोग आए हैं इंटरेस्ट लेकर, सबकी बुद्धि और आत्मा यही होगी, ठीक है। तो इस विधि में व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत की क्या की जाती है, अवहेलना की जाती है ना, और सभी को एक ही लेवल पर मान करके चल जाता है, ठीक। प्रदर्शन पूर्व तैयारी न होने से या उपकरण के खराब होने से शिक्षण का कार्य अप्रभावी हो जाता है। अब चल रहा है ये प्रोजेक्टर, लाइट बंद हो जाएगा तो पूरा अपना जो किया कराया पानी फिर जाएगा, है ना, ठीक है। कोई इसको चला रहे हैं, नेक्स्ट नहीं हो रहा है, अटक गया, हैंग हो गया है, तो शिक्षण पद्धति या शिक्षण का जो प्रक्रिया वो क्या हो जाएगा, वहाँ रुक जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, इसकी सीमाएं। नेक्स्ट देखते हैं समूह शिक्षण विधि, टीम टीचिंग मेथड, है ना। इस विधि को पीयर टीचिंग या को टीचिंग भी कहते हैं, ठीक है। जो व्याख्यान विधि है या शिक्षक जो है, सामान्यतः क्या होता है, एक विषय को एक शिक्षक पढ़ाता है, कोई एक टॉपिक को डील करना है, एक शिक्षक आएगा उसको डील करेगा, है ना। लेकिन एक ही टॉपिक को, एक ही विषय को दो या दो से अधिक शिक्षक एक ही समय में पढ़ाए, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको समूह शिक्षण। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, है ना, कुछ पक्ष को मैंने विषय वस्तु का रखा, फिर थोड़ी देर बाद कोई एक और सर या कोई मैडम होगी, उन्होंने अपनी बात रखी, फिर मैंने रखा, फिर उन्होंने रखा, है ना। इस प्रकार से जो है मिलजुल करके अगर पढ़ाया जाता है तो उसको बोला जाता है समूह शिक्षण। क्लियर है? अच्छा, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी अमेरिका से, है ना। इस शिक्षण विधि में एक ही समय पे दो या अधिक शिक्षक विषय संबंधी ज्ञान देते हैं, ठीक है। इसे पीयर टीचिंग अथवा को टीचिंग के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखना इसको, ऐसा कोई शब्द दे सकता है ना। पैनल चर्चा, विचार गोष्ठी, परिसंवाद आदि शिक्षण संबंधी विधियां इसके विभिन्न रूप हैं, ठीक है। देखेंगे इसमें विचार गोष्ठी, संगोष्ठी, है ना, और परिसंवाद, पैनल चर्चा। पीयर मतलब होता है समूह या फिर जोड़ा, ठीक है। पेयर हाँ जोड़ा ही है, मतलब वैसे ही शब्द का मिलता जुलता है पीयर, मतलब उसका भी मतलब समूह ही होता है ना। को मतलब स, ठीक है, साथ सामूहिक, इसीलिए बोल रहे हैं समूह में जो है शिक्षण का कार्य किया जा रहा है। देखते हैं इस विधि के लाभ और सीमाएं क्या क्या है। यह विधि शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है ना। शिक्षण की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार आता है इस विधि से। कैसे सुधार आता है? टीचर पढ़ा रहे हैं यहाँ पर दो जन, ठीक, मैंने कुछ बताया, है ना, उसको मैं जो बोलते जा रहा हूँ उसको या तो आप जज करेंगे या फिर जो वीडियो में जो देख रहे हैं वो जज करेंगे बाद में, ठीक है, कि क्या मैंने क्या गलत बोला है, क्या सही बोला, है ना। आप तो शिक्षण कर रहे हो, जो चीजें मैं बताने आया हूँ आप जान तो नहीं रहे कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि आपने इस विषय को पढ़ा नहीं है, ऐसा मान के चलते हैं, ठीक है। टीचर जो है जो विषय पढ़ाता है उसको विद्यार्थी जो पहले से नहीं जानता है, लेकिन जो मेरे साथ में आएगा, ठीक है, वो तो जान रहा है वो विषय को, तो मैं क्या चीज छोड़ रहा हूँ या किस विधि से बताना चाहिए था, किस विधि से बता रहा हूँ, उस चीज को जज कर रहा होगा, तो वो पर्सनली आकर के मेरे बोल सकता है आपको बोलने की शैली में यहाँ पर सुधार करना है, या फिर ये चीजों को भी आपको उदाहरण इस प्रकार का देना है, ठीक है। इस प्रकार से वो क्या कर सकता है, मेरे जो गलतियां हैं उसमें सुधार ला सकता है, उसके में जो गलतियां आएंगी उसको मैं कैच करूंगा, मैं जज करूंगा और मैं उनको फिर सही सुझाव दूंगा। तो इस प्रकार से शिक्षण की जो पद्धति है उसमें क्या आती है, उसकी गुणवत्ता में वृद्धि होती है। इसमें शिक्षण तकनीकों और उपकरणों का उपयोग कर शिक्षार्थी के व्यवहारिक पक्ष को मजबूत किया जाता है। और अगर शिक्षण सहायक सामग्रियां जो है, कई उपकरण जो है उनका भी प्रयोग करते हैं अपन से, है ना, तो ये और ज्यादा क्या हो जाता है, ये पुष्ट हो जाता है, या फिर पढ़ाने का जो क्या शिक्षण का जो क्या बोले जाए इसको, प्रभावशीलता, ठीक है, वो जो है ज्यादा प्रभावी हो जाए, शिक्षण जो है ज्यादा प्रभावी हो सकता है, ठीक है। बताया जैसे कि केवल व्याख्यान दे रहे हैं, व्याख्यान के साथ साथ अगर कोई उपकरण जो है शामिल कर लेते हैं, जिस विषय पर हम पढ़ा रहे हैं उस वस्तु को अगर हम प्रस्तुत कर देते हैं, प्रदर्शन कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, वो ज्यादा प्रभावी होता है।
इसके द्वारा छात्रों को एक ही प्लेटफॉर्म में अच्छे और कुशल शिक्षकों से जुड़ने का अवसर मिलता है। ठीक है, मतलब एक से अधिक टीचर अगर रहेंगे तो ज्यादा आपको चीजें मिलेगा, है ना। एक से बेहतर दो बोलते हैं, है ना। एक से भले दो, एक लड्डू मिलता है एक और मिल जाता है तो बोलते हैं मन में लड्डू फूटा है। तो वैसे ही जो है अगर इसमें जो है कोई विषय जो है उसको एक से अधिक जो है अगर उसके विशेषज्ञ पढ़ाते हैं या उसको समझाते हैं तो ज्यादा प्रभावी हो जाता है, ज्यादा लाभदायक है। सीमाएं देखते हैं इसकी क्या क्या सीमाएं हैं। इस शिक्षण विधि से विशेष दक्षता हो गया ये धारणा, दक्षता पूर्णता, अच्छा वो नीचे वाले का वो हो गया। दक्षता पूर्ण विशेषज्ञ शिक्षकों को ढूंढना जटिल हो जाता है। भाई एक कॉलेज में एक जन ही टीचर जो है बहुत मुश्किल नियुक्त किया जाता है और दो जने कहाँ से खोज के लाएंगे। ठीक है, तो एक से अधिक जो है विषय विशेषज्ञों को ढूंढना जो है वो अपने आप में ही जटिल कार्य है, ठीक, कठिन कार्य है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे, बोलने में क्या जाता है। इसमें शिक्षण कार्य के लिए अधिक शिक्षकों की आवश्यकता होती है। ठीक है, एक शिक्षक की से तो होगा नहीं, समूह शिक्षण, अधिक शिक्षक की आवश्यकता होगी एक से। ठीक है, तो ये भी अपने आप में ही क्या है, उसका डिमेरिट है कि एक से काम नहीं चल रहा है। ठीक है, अगर एक से काम चल जाए तो अच्छा हो जाए, हमारा समय संसाधन बच जाएगा। ठीक है, एक जने को पेमेंट दे रहे हैं, इतना सरकार के ऊपर बोझ आ जा रहा है या कुछ संस्थानों के ऊपर बोझ आ जा रहा है, दो या दो से अधिक एक ही विषय को विशेषज्ञ रखेंगे उसके ऊपर तो और ज्यादा बर्डन हो जाता है। जो महंगे स्कूल कॉलेज हैं उसमें आपको मिल जाएंगे। सभी विषयों के अध्यापन के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता। गणित पढ़ाना है तो उसमें दो जने कैसे पढ़ाएंगे, एक जो सूत्र है उसको बता रही, तो सभी विषय के लिए जो है ये उपयुक्त नहीं है। योजना निर्माण और प्रबंधन के लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है। अब मैं अकेले पढ़ाने आया हूँ तो मैं कुछ भी बोल के चला जाऊँ, कुछ भी पढ़ा दूँ। ठीक है, व्याख्यान देना है किसी विषय में, है ना, फ्रीली वो मैंने व्याख्यान दे दिया। लेकिन अगर दो जने हैं तो मेरे को क्या बोलना है, उनको क्या बोलना है ना, इस चीज का पहले से प्लानिंग करना पड़ेगा, योजना बनाना पड़ेगा, है ना। नहीं तो मैं उत्तर की तरफ जा रहा हूँ, वो दक्षिण की ओर जा रहे हैं। ठीक, तो इसलिए इसमें क्या है, प्रबंधन, योजना निर्माण और प्रबंधन के लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है। तैयारी करना है तो तैयार समय लगेगा उसमें। नेक्स्ट देखते हैं टेलीविजन या वीडियो प्रस्तुति। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो व्याख्यान है ना, वो क्या कर दिया जाता है, उसको यहाँ पर हम प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हैं, है ना। लेकिन टेलीविजन या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो प्रस्तुति में क्या हो जाता है, उसमें आपको टीचर जो है वीडियो के माध्यम से मिलता है। ठीक है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, गूगल मीट, है ना, जूम ऐप, स्वयं प्रभा, यूट्यूब आदि के द्वारा शिक्षण इसके अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, और भी कई इसके प्लेटफॉर्म हो सकते हैं या कई रूप हो सकते हैं। मूल रूप से समझने के लिए ये चीजें इसमें आएंगी। दूरस्थ स्थान से शिक्षण कार्य को संभव बनाता है। टीचर जो है दिल्ली में बैठा है ना, कई टीचर जो है अच्छे टीचर जो है वो दिल्ली में, पटना से, है ना, वो यूट्यूब वगैरह में दे रहे हैं टीचिंग, है ना, और उसको हम या तो ऑनलाइन अगर चल रहा है सेशन तो अटेंड कर सकते हैं या उसका रिकॉर्डेड फॉर्म देख सकते हैं, है ना, या फिर डायरेक्ट अगर रियल टाइम में चल रहे हैं तो जैसे कोई बड़ौदा बाजार कॉलेज के या रायपुर कॉलेज के किसी प्रोफेसर से हमने संपर्क किया ताकि हम अपने स्टूडेंट के लिए ये विषय पर लेक्चर रखना चाहते हैं, है ना, और आपको क्लास में बैठाए, ये भी हमने ऐसा, है ना। लास्ट सेशन में वो कौन सा टॉपिक था, वो नेट सेट के ऊपर ही था, है ना। तो वो जो है क्या है, अपना दूरस्थ स्थान से ही शिक्षा का कार्य संभव हो जाता है। दृश्यमान प्रकृति की होती है ना, देख करके ही इसमें मूलतः अपने को शिक्षा का कार्य होगा। इसके द्वारा शिक्षण गतिविधि अच्छे तरीके से शिक्षार्थी तक संप्रेषित या पहुंचाने का कार्य किया जाता है। दूर से आप देख रहे हैं स्वाभाविक रूप से इसमें आप अच्छे से चीजों को जो है समझ पाएंगे, है ना, जो सुनेंगे तो उतना अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, है ना। इस विधि की लाभ और सीमाएं देखते हैं हम। शिक्षण की इस विधि द्वारा कई महत्वपूर्ण विशेषज्ञों या अध्यापकों को कक्षा में प्रस्तुत किया जा सकता है। अगर आपको ज्योग्राफी पढ़ना है, मैं ज्योग्राफी का उसी का उदाहरण दूंगा। तो मैं अकेले हूँ यहाँ टीचर, एक टीचर और है। अब कोई और विशेषज्ञ है मेरे से ज्यादा अच्छा जिस किसी विषय में नॉलेज है, ज्योग्राफी के किसी पोर्शन को उसका पकड़ है,
तो मैं उनको भी क्या करूँगा, इनवाइट करूँगा। इसके माध्यम से आने जाने के लिए खर्चा अपने जेब से नहीं दूंगा मैं बोलूँगा सर अगर अच्छा उनसे हमारा संबंध है तो कहूँगा कि सर एक दिन थोड़ा सा समय दे दीजिए मेरे को, जिस समय आप फ्री रहते हैं उस समय हम जो है गूगल मीट में या जूम में जो है आपको कनेक्ट करेंगे और प्रोजेक्टर के माध्यम से अपने स्टूडेंट को आपसे कनेक्ट करेंगे, आप बता दीजिएगा। तो इस प्रकार से अलग अलग जो है क्षेत्र के या अलग अलग स्थानों के शिक्षक जो है वो इससे जुड़ सकते हैं। ठीक है, भौतिक रूप से उपस्थिति के बिना ही शिक्षण कार्य को बढ़ाने एवं संचालित करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। भौतिक रूप से उपस्थित होना हर किसी के लिए संभव नहीं है। जैसे यहाँ पर इतने आप लोग हैं, है ना, और भी बहुत लोग हैं जो बहुत ज़्यादा जिनका इम्पोर्टेंट काम होगा तो वो चले गए होंगे घर, है ना, या फिर आए नहीं होंगे घर से ही कॉलेज। ठीक है, तो वो लोग के लिए भी क्या हो जाएगा, अगर ये रिकॉर्डेड फॉर्म में अगर यूट्यूब वगैरह में मिल जाता है तो वो लोग देख सकते हैं उसको। या फिर अगर ये लाइव सेशन चलता तो अभी घर बैठे ही देख सकते थे। तो दूरस्थ शिक्षण को क्या करता है, ये बढ़ावा देता है। इस विधि के अंतर्गत चित्रमय व्याख्यान प्रस्तुति और अन्य शिक्षण सहायक सामग्री जैसे मॉडल, स्लाइड आदि इसके पूरक होते हैं, है ना। मतलब अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो रिलीज चल रहा है तो उसमें अपन क्या कर सकते हैं, इसको टीवी में ही दिखा सकते हैं उसको। ठीक है, स्लाइड को टीवी में दिखा सकते हैं। दूरस्थ शिक्षा को इससे क्या होता है, बढ़ावा मिलता है। इसकी सीमाएं हैं कुछ। इस शिक्षण विधि में द्विमार्गी संचार की संभावना न्यूनतम होती है। यूट्यूब में देखें अभी कभी लाइव सेशन किसी का ज्वाइन किए हैं या उसमें गूगल मीट में जुड़े हो गए कभी। तो जो शिक्षक होता है या वो रहता है नॉइस मत होकर के क्या कर देता है, उसमें म्यूट ऑल कर देता है। आप कुछ बोलने की कोशिश करोगे इधर से निकलेगा नहीं। तो आप अपना विचार, यहाँ कक्षा में है तो आप कुछ पूछना चाहते हैं वैसे सीधे पूछ सकते हैं, है ना। मैं बता रहा हूँ, आपको समझ नहीं आया आपने पूछ लिया तुरंत, तो ये क्या है, द्विमार्गी संचार है। लेकिन आप यूट्यूब में हैं तो उसमें क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं या स्वयं प्रभाव देख रहे हैं टीवी चैनल में, तो वहाँ पर टीचर पढ़ा के निकल गया। ठीक, आप कुछ पूछ नहीं पाएंगे उसमें। तो ये क्या हो गया, संचार एक मार्गी हो गया। तो हालांकि आपको उसमें कमेंट या चैट बॉक्स में कुछ लिखने के लिए लिख करके जो है कुछ पूछ सकते हैं, लेकिन उसमें जो वो डिले हो गया ना, वो लैग हो गया, उसमें टाइमिंग लैग हो गया, है ना। बहुत या तो पढ़ाने वाला देखा चैट को नहीं देखा। तो इस प्रकार से क्या होता है, इसमें द्विमार्गी संचार जो है वो उसकी संभावना न्यूनतम होती है या संभव नहीं हो पाता है। इसमें पाठ्य संबंधी जटिल प्रसारण अवधि को समायोजित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, जो पाठ्य वस्तु है वो विस्तृत है, ब्रॉड है ना। लेकिन आप अगर कोई सेशन करते हैं ऑनलाइन लाइव सेशन, तो 1 घंटा 1.5 घंटा तक ही आप जो है उसको अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो कम समय सीमा में जो है बहुत सारा चीजों को प्रस्तुत करने में क्या हो जाता है, इसमें कठिनाइयां, जटिलता आती है। यह मूलतः वयस्क शिक्षार्थियों के लिए ही अधिक उपयोगी है ना। बच्चे को 5वीं 6वीं 4वीं 5वीं के बच्चों को दोगे तो वो गेम खेलने लग जाएंगे मोबाइल में। ठीक है, तो वयस्क शिक्षार्थियों के लिए क्या है, ये ज्यादा उपयुक्त है। ठीक है, तो ये टेलीविजन वीडियो प्रस्तुति विधि के लाभ और सीमाएं हैं। नेक्स्ट देखते हैं समीक्षा नीति। समीक्षा नीति ये कोई विधि नहीं है अलग से शिक्षण की। ये जो शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जाता है या अध्यापन कार्य किया जाता है ना, उसे क्या पढ़ाया, उसका प्रभाव कितना पड़ा या किस रूप में उसने विषय वस्तु को छात्रों के समक्ष रखा। ठीक है, इसका पढ़ाने के बाद में, अध्ययन के बाद में उसका मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, उसकी समीक्षा की जाती है, कितना पढ़ाना था, कितना पढ़ाया जा सका, है ना, या क्या पढ़ाना था, क्या पढ़ाया जा सका। ये सारी चीजों को देखा जाता है इसमें, किस विधि से पढ़ाया जाना था और किस किस विधि को हमने फॉलो किया और किसको नहीं कर पाए। ये सारी चीजों को देखा जाता है किसमें, समीक्षा नीति में। ठीक है, शिक्षण संबंधी शिक्षक के केंद्रित विधियों जैसे व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, समूह शिक्षण विधि, वीडियो प्रस्तुति विधि इत्यादि के पुनरावलोकन, है ना, उसका फिर से उसका परीक्षण करने के लिए, है ना, इस नीति को, इस मतलब पुनरावलोकन करना ही क्या कहलाता है, ये समीक्षा नीति कहलाता है। इसका उद्देश्य कक्षा में चल रहे अध्ययन अध्यापन की प्रगति का लेखा जोखा लेना होता है। इसमें शिक्षण विधि में त्रुटियों और उसके उपचार को सुनिश्चित करने में सहायता मिलती है। क्या गलती था, उस गलती में सुधार करने का अपने को अवसर मिलता है अगर हम उस अध्यापन पद्धति या अध्यापन कार्य को उसकी समीक्षा करते हैं। ठीक है, ये शिक्षण सुधार के अंतर्गत ही आता है।
नेक्स्ट देखते हैं प्रश्नोत्तर शिक्षण विधि, क्वेश्चन एंड आंसर मेथड। प्रश्नोत्तर शिक्षण नीति को या विधि को हम सुकराती विधि के नाम से भी जानते हैं। सुकरात कौन सा जानते हैं? अरस्तु जानते हो? एरिस्टोटल, हाँ। अरस्तु के गुरु प्लेटो, प्लेटो के गुरु सुकरात, ठीक है। ये यूनानी विचारक थे, है ना। अगर प्राचीन हम ज्ञान की धारा देखते हैं तो पाश्चात्य चिंतकों में इन्हीं का ही नाम प्रमुखता से आता है, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, है ना। अच्छा, अरस्तु कौन था? किसका गुरु था? अरस्तु किसका गुरु था? उसका थियोफास्टस का गुरु था। हाँ? थियोफास्टस का गुरु था, जो फादर ऑफ बॉटनी है ना, उनके और नहीं पता था। सिकंदर के बारे में सुना है? अच्छा। हाँ? सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु, ठीक है। तो इसे सुकराती विधि कहा जाता है ना। प्रश्न उत्तर करके जो है शिक्षण का कार्य किया जाता है। हमें पढ़ाने आए हैं इस कॉलेज में, क्लास में, है ना। और मैं पहले ही आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, है ना। पढ़ाते पढ़ाते ही पूछते जा रहा हूँ कुछ कुछ, है ना। इससे क्या होगा, आपका माइंड जो ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा। मैंने जो पढ़ा लिया उसको भी पूछ रहा हूँ और जो नहीं पढ़ा है उसके बारे में भी पूछ रहा हूँ। सर पूछते हैं करके आप लोग क्या करोगे, पढ़ पढ़ के आओगे, ठीक है। और सर पूछते नहीं है ना, तो आप लोग कुछ पूछते हो। मैंने पढ़ा दिया, पढ़ा करके निकल लेता हूँ, ठीक है। आप लोग भी कुछ पूछते नहीं है, जो समझ आ जाता है, मतलब कुछ क्वेश्चन नहीं आ जाता कोई भी आपके माइंड में। मैं तो अपने स्कूल टाइम में खूब क्वेश्चन किया करता था टीचरों से। आप लोग के माइंड में क्यों नहीं आता है? आता है तो पूछा कीजिए बिल्कुल। जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी, अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप बिल्कुल कमेंट में पूछ सकते हैं, है ना। बाद में मैं कमेंट देख करके आपका आंसर जरूर दूंगा, ठीक है। या कोई सुझाव हो तो वो सुझाव भी आप इसमें जरूर दें कमेंट के माध्यम से। तो ये विधि, इसको सुकराती विधि के नाम से भी जाना जाता है। यह विधि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। बोला ना, मनोविज्ञान। किसी का माइंड को अगर अपनी ओर आकर्षित करना है, ठीक है, उसको अट्रैक्ट करना है, अपनी ओर उसका ध्यान केंद्रित करना है, तो प्रश्न पूछ दिया जाए उससे, तो ऑटोमेटिक उसका माइंड वहाँ वो हो जाएगा ना, फोकस हो जाएगा। तो ये क्या है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है ये विधि। प्रश्नोत्तर क्रियाकलाप के दौरान छात्र के अधिक सक्रिय प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, ठीक है, जो छात्रों को ज्ञान मूल्यांकन का भी अवसर प्रदान करता है। इसके दौरान जब प्रश्नोत्तर का क्रियाकलाप चलता रहता है, ठीक है, तो स्टूडेंट क्या रहता है, उसमें एक्टिव रहता है, सक्रिय रहता है ना। वो एक्टिव रहता है, सक्रिय रहता है, तो उसका जो समझने की क्षमता है वो भी ज्यादा अच्छे से काम करेगा, है ना। और वो तर्क करने में, है ना, या विश्लेषण करने में भी जो है इस या मूल्यांकन करने में भी क्या हो जाएगा, उसको अवसर मिलता रहेगा, है ना। और उसका ये चीजें जो है, ज्ञानात्मक क्षेत्र जो है उसका वो विकसित होता है। इस विधि के मूलतः 3 सोपान है। प्रश्न का निर्माण करना, प्रश्न का प्रस्तुतिकरण, विद्यार्थी के माध्यम से नवीन ज्ञान का अनावरण। अगर आप कुछ क्लियर है ना, प्रश्न का निर्माण किया जाए, भाई मैं क्या क्या प्रश्न पूछूंगा स्टूडेंट से, ये पहले ही मैं विचार कर लूंगा या उसको नोट डाउन कर लूंगा, उसको लिख लूंगा, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा, है ना। अब उस प्रश्न को अगर स्टूडेंट के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ तो प्रस्तुतिकरण होगा, है ना। विद्यार्थियों के माध्यम से नवीन ज्ञान का अनावरण, अनावरण, आवरण, आवरण को हटाना, मतलब स्टूडेंट से भी टीचर सीखता है। वो एक्सपीरियंस की बात कर रहे थे ना पिछली कक्षा में, है ना। एक्सपीरियंस टीचर जो है, उसका एक्सपीरियंस जो है इन्हीं चीजों से बढ़ता है, उसका नॉलेज भी बढ़ता है। एक्सपीरियंस हो रहा है मतलब लंबे समय तक पढ़ा है, मतलब उसका नए टीचर से क्या है, उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, उसका नॉलेज भी ज़्यादा है। तो कई चीज़ें तो स्वास्थ्य से मिलता है और कई चीज़ें स्टूडेंट के माध्यम से भी उसको सीखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो स्टूडेंट, विद्यार्थी के माध्यम से नवीन ज्ञान का अनावरण जो है इस विधि में होता है। इस विधि के लाभ और सीमाएं देखते हैं। इस शिक्षण विधि को भी सभी प्रकार के विषयों व परिस्थितियों के लिए प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। मतलब कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं, है ना, उसमें ये विधि को आप उसमें पुट कर सकते हैं, ठीक है। यह विधि शिक्षार्थी के संप्रेषण क्षमता को बढ़ाने में सहायक होती है। स्वाभाविक रूप से अगर कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, मतलब आपको क्या किया जा रहा है, आपको बोलने का अवसर प्रदान किया जा रहा है, ठीक है। और जब बोलने का अवसर मिलता है, उस अवसर को अगर आप अपनाते हैं, है ना, या उस अवसर का लाभ उठाते हैं,
या बोलते हैं तो आपका जो संप्रेषण कौशल है वो भी क्या होता है, सुधरता जाता है, उसका विकास होता जाता है। क्लियर? इसमें छात्रों को अपने शिक्षण संबंधी व्यक्तिगत समस्याओं का हल ढूंढने में सहायता मिलती है। अगर आप क्वेश्चन का आंसर खोजने लगते हैं या क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करने लगते हैं अपने विचारों से, अपने मन से, है ना, तो स्वाभाविक रूप से आप नए नए प्रश्नों का भी उत्तर या आपके समक्ष जो आने वाली समस्याएं हैं उनका भी उत्तर जो ढूंढने में आप सक्षम हो जाते हैं। ठीक है, प्रश्न मतलब समस्याएं ही है। ठीक, जो भी प्रश्न स्टूडेंट के सामने रखा जाएगा वो अपने आप में समस्या ही है। ठीक है, तो व्यक्तिगत समस्याओं का हल ढूंढने में भी इससे सहायता मिलती है इस विधि का प्रयोग करने से। इसकी सीमाएं हैं कुछ। शिक्षण में इस विधि को लागू करने के लिए शिक्षक में पर्याप्त कौशल का होना अपरिहार्य है। ठीक है, अगर उसमें योग्यता ही नहीं रहेगी, उसकी कुशलता ही नहीं रहेगी प्रश्न बनाने या प्रश्न पूछने की, है ना, विषय वस्तु को ठीक से रखने की, तो ये विधि जो है उसके लिए कारगर नहीं होगा, उपयुक्त नहीं होगा। शिक्षण की यह पद्धति अविश्वस्त या संकोची छात्रों के लिए लाभदायक नहीं। संकोची छात्र, साई नेचर के, शर्माने वाले, पीछे में बैठने वाले नहीं, वो लोग भी रहते हैं। अच्छा, बैक बेंच तो बीच में बैठने वाले। ठीक है, जो लोग या तो टीचर जो है सामने वाले से पूछेगा या तो एकदम पीछे वाले से पूछेगा। ठीक है, तो ऐसे विद्यार्थी जो बीच में बैठते हैं तो वो विद्यार्थी जो है इस नेचर कह सकते हैं उनको, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब जो विद्यार्थी को अगर उसको कुछ बोलने में हिचक होती है ना, किसी के सामने खड़े होने में वो झिझकता है, शर्माता है, तो इस प्रकार के विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त नहीं है। उनसे अगर कुछ पूछा जाए तो उसका जवाब नहीं मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं शिक्षार्थी केंद्रित विधियां। ये क्या थे जितने अपन देखे वो शिक्षक केंद्रित है। ठीक है, टीचर सेंट्रिक है। ठीक है, अब देखते हैं लर्नर सेंट्रिक मेथड्स। लर्नर सेंटर्ड भी कहते हैं, सेंट्रिक भी कहते हैं, चल जाए। इस शिक्षण विधि के अंतर्गत शिक्षार्थी का केंद्रीय स्थान होता है। ठीक है, नाम से ही स्पष्ट है। ठीक है, शिक्षार्थी केंद्रित मतलब शिक्षार्थी क्या उसमें केंद्र स्थान है, केंद्र बिंदु है। इसमें विद्यार्थी के मनोविज्ञान को समझते हुए शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। विद्यार्थी कैसा सोचता है, एक बालक किस प्रकार से विचार कर सकता है, वो किशोर शिक्षार्थी और वयस्क शिक्षार्थी में देखे थे ना, उनकी क्या कहते हैं पृष्ठभूमियाँ कैसी होती है, उनका संज्ञानात्मक क्षेत्र कैसा होता है, उनका भावात्मक क्षेत्र कैसा होता है, सामाजिक क्षेत्र में वो कैसे होते हैं, अंतर देखने के लिए मिल जाता है। तो इस प्रकार से जो विद्यार्थी होता है उसमें अलग अलग स्तर में जो है उनकी अलग अलग क्षमताएं या अलग अलग क्वालिटीज होती है ना, अलग अलग मन स्थितियाँ होती हैं। तो इसको समझते हुए ही जो है अपन क्या बोलते हैं इस विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कि जैसा विद्यार्थी होंगे, जिस स्तर के विद्यार्थी होंगे, है ना, या जिस विषय का अध्यापन करना होगा, वो उस अनुसार जो हम जो है इन विधियों का प्रयोग करते हैं। इस विधि का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थी की अभिरुचि, अभिवृत्ति और क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करना। वैसे ही है ना, उसकी अभिरुचि कैसी है ना, उसकी प्रवृत्ति कैसी है ना, उसकी क्षमता कितनी है, इस अनुसार जो है हम ये शिक्षा विधि को इन चीजों को ध्यान में रखकर उनका शिक्षा दिया जाता है। इस शिक्षा विधि के द्वारा छात्रों में स्वतंत्र चिंतन धारा और मनन को जन्म दिया जाता है। विद्यार्थी केंद्रित है, विद्यार्थी इसमें एक्टिव है। ठीक है, वो शारीरिक रूप से भी एक्टिव है, मानसिक रूप से भी एक्टिव है। ठीक है, वो है ना अपना कॉग्निटिव डोमेन, है ना, साइकोमोटर डोमेन, भावात्मक रूप से भी वो जो है एक्टिव है। तो हर क्षेत्र में क्या हो रहा है, वो विद्यार्थी एक्टिव है तो उसका हर क्षेत्र में उसका क्या होगा, विकास होगा, है ना। चिंतन धारा और मनन कॉग्निटिव डोमेन का एरिया है। ठीक है, सोचने समझने की क्षमता या किसी विषय में वस्तु को के ऊपर विचार करने की क्षमता, मनन करना, मनन समझते हैं, विचार करना। ठीक है, इसको जन्म दिया जाता है। इस विधि में व्यक्तिगत शिक्षण को महत्व दिया जाता है। व्यक्तिगत शिक्षण पिछली एक विधि में देखे थे ना कि सबको बराबर लेके चल रहे हैं। इस विधि में क्या किया जाता है, क्योंकि हर स्टूडेंट को एक्टिव किया जा रहा है, मतलब हर जैसे कोई प्रोजेक्ट वर्क दे दिया जाए, अब प्रोजेक्ट वर्क पर्सनल करना है आपको या तो ग्रुप में करना है। अगर पर्सनल करने वाला कोई टास्क है तो सबको व्यक्तिगत रूप से जो उसमें कमियां रहेंगी या जो उसका परफॉर्मेंस रहेगा उसके अनुसार उसको सुझाव दिया जा सकता है या उसका जो भी समस्या रहेंगी उसका निदान किया जा सकता है। तो व्यक्तिगत शिक्षण में
इसमें व्यक्तिगत शिक्षण को क्या दिया जाता है, महत्व दिया जाता है। इसमें शिक्षक का मुख्य ध्यान शिक्षार्थियों की कल्पनाओं, जिज्ञासाओं एवं कठिनाइयों को सुलझाने के प्रति होता है। ठीक है, मुख्य ध्यान कहाँ होता है, उनकी कल्पनाओं, जिज्ञासाओं, कठिनाइयों को सुलझाने। क्लियर है? इस शिक्षण विधि का यूएसए के शिक्षा मनोवैज्ञानिक जॉन डीवी, ठीक है, इन्होंने समर्थन किया। नाम जो ध्यान रखना, ठीक, शिक्षार्थी केंद्रित विधि में, है ना, किसका महत्वपूर्ण भूमिका है या जिसका ऐसा सही जोड़ी मिलाव वाला दे देता है, तो जॉन डीवी का नाम आएगा। तो इनका नाम को ध्यान में रखना, ये शिक्षार्थी केंद्रित विधि के पक्षधर थे। शिक्षार्थी केंद्रित विधियां देखते हैं, कौन कौन सी शिक्षार्थी केंद्रित, जिसमें स्टूडेंट जो है एक्टिव होकर के लर्निंग करते हैं, है ना। इसको दो वर्गों में अपन रख देते हैं, एक व्यक्तिगत शिक्षण विधियां और दूसरा समूह शिक्षण विधियां। ठीक है, अगर पर्टिकुलर एक ही स्टूडेंट या प्रत्येक छात्र के ऊपर अगर ध्यान दिया जाए, है ना, उन पर फोकस किया जाए, तो व्यक्तिगत शिक्षण विधि के अंतर्गत आ जाएगा। और अगर शिक्षण कार्य जो समूह के रूप में किया जाता है, छोटे छोटे समूह बना दिए गए हैं, है ना, और उस समूह को कोई टास्क दे दिया गया है, उनको कोई कार्य करने के लिए दे दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये समूह शिक्षण विधि। इसमें क्या क्या है, व्यक्तिगत शिक्षण विधियां, अधिन्यास कार्य विधि, असाइनमेंट, ठीक है, आप लोग को दिया जाता है असाइनमेंट, कार्यक्रम अनुदेश, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, ठीक है, अनुदेश इंस्ट्रक्शन, ठीक है, इंस्ट्रक्शन के द्वारा जो बताया था कि क्या बोलते हैं, कोई खेल सीख रहा है, कबड्डी सीख रहा है, तो उसमें कोच क्या करता है, उसको इंस्ट्रक्शन देता है कि ये करना है आपको, ये ट्रिक को अपनाना है, ये पैर को ऐसे लड़ाना है। तो ये जो है इस प्रकार का प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन विधि में आ जाएंगे। कंप्यूटर आधारित शिक्षण, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, कंप्यूटर के माध्यम से भी शिक्षण का कार्य किया जाता है। परस्पर संवादी वीडियो, इंटरैक्टिव वीडियो, मुक्त अधिगम, ओपन लर्निंग, सतत अनुकरण, सिमुलेशन, ऐतिहासिक खोज विधि, डिस्कवरी मेथड, है ना, ये जितने हैं ये मुख्य रूप से व्यक्तिगत शिक्षण विधि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उसी प्रकार समूह शिक्षण विधियों में समूह परिचर्चा, ग्रुप डिस्कशन, ठीक है, संगोष्ठी, सेमिनार, ठीक है, पैनल चर्चा, पैनल डिस्कशन, देखेंगे इसको, पैनल चर्चा, पैनल डिस्कशन क्या होता है, मस्तिष्क झंझावती, ठीक है, ब्रेन स्ट्रोमिंग, ठीक, विप्लव, देखेंगे इसको भी डिटेल से देखेंगे। परियोजना विधि, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रकरण अध्ययन, केस स्टडी और पात्र अध्ययन, रोल प्ले, इन विधियों को अपन देखते हैं। हम प्रयास करेंगे कि अब थोड़ा सा फास्ट होते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं, ज़्यादा स्पीड, ज़्यादा स्लो भी चलेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा समझ आता लगेगा, और जो चीज़ आपको क्लियर हो जाती है उसको उस पर और ज़्यादा चर्चा करने में भी समय कम व्यर्थ हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं आपको लगता है कि ये समझ नहीं आया तो उसको बिल्कुल तुरंत पूछना, क्वेश्चन करना, ठीक है, क्रॉस क्वेश्चन करना। पहला देखते हैं व्यक्तिगत शिक्षण विधियों में अधिन्यास कार्य विधि, असाइनमेंट मेथड। इस विधि के अंतर्गत विद्यार्थियों की सुविधा के लिए संपूर्ण पाठ्यक्रम को अनेक खंडों में विभाजित कर दिया जाता है, ठीक है, और इसके माध्यम से छात्रों को सर्वेक्षण करना, संख्यात्मक समस्याओं का समाधान करना, अतिरिक्त जानकारी एकत्रित करना जैसे कार्य को पूर्ण करने का उत्तरदायित्व दिया जाता है। ठीक है, अधिन्यास शिक्षण विधि में शिक्षक की भूमिका अहम है। वह छात्रों के लिए योजना तैयार करते हैं और उस कार्य की प्रतिपूर्ति के लिए जानकारी एकत्र करने के लिए छात्रों का मार्गदर्शन करते हैं। इसके दो प्रकार हैं, गृह अधिन्यास और विद्यालय अधिन्यास विधि, जो क्रमशः घरेलू स्तर पर गृह कार्य के रूप में और विद्यालय स्तर पर किया जाता है। ठीक है, इसमें तो कोई ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है ना, आपको कोई विषय दे दिया जाता है, आप उस पर लिख के लाओ, ठीक है, वो क्या हो गया, असाइनमेंट। आप जो सेमिनार करते हैं, सेमिनार करने के लिए आप पहले दोनों साथ में चलता है ना, आप असाइनमेंट भी लिखते हैं और साथ में फिर उसका सेमिनार भी देते हैं। ठीक है, तो असाइनमेंट में अपने को टॉपिक दिया गया रहता है, उसके बारे में लिखना रहता है। यह है अधिन्यास कार्य या असाइनमेंट मेथड। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं अधिन्यास कार्य विधि के गुण और दोष। गुण देखते हैं, इसमें क्या क्या है, विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है। ठीक, आपको अगर कोई कार्य दिया जाए तो आप स्वतंत्र हैं उस कार्य को अपने पद्धति से या अपने ढंग से करने के लिए। यह विद्यार्थियों के समस्या समाधान क्षमता और विश्लेषणात्मक क्षमता बढ़ाने का कारगर माध्यम है। इससे छात्रों में रचनात्मक क्षमता का भी विकास होता है। ठीक, समस्या समाधान करने की क्षमता, है ना, और विश्लेषण करने की क्षमता ये बढ़ती है छात्रों में। जब करेगा खुद से, स्वाभाविक रूप से ये चीज उनका विकसित होगा। जो चीज आप करते हैं, जो भी एक्टिविटी करते हैं, वो एक्टिविटी करने से आप
आपके अंदर उन चीज़ों को करने के लिए जो क्या बोला जाए योग्यता जो है उसमें वृद्धि होते जाता है। तो आप स्वाभाविक रूप से आप इसमें बनाओगे, जब असाइनमेंट लिखा जाएगा आपके द्वारा तो आप क्या करोगे, सोचोगे, है ना, उसका विचार करोगे, उसका मंथन करोगे, उसका विश्लेषण करोगे, ठीक है। बिना आंख मूंद करके ऐसा लिखना चालू नहीं कर दोगे, ठीक है। पढ़ोगे, अध्ययन करोगे, तो इन क्षमताओं में क्या होता है, विकास होता है। इससे विद्यार्थियों में स्वाध्याय के प्रति रुचि का विकास होता है और उत्तरदायित्व की भावना प्रबल होती है। आपको कोई कार्य दिया गया है ना, करना है करके आपके मन में आएगा, मतलब क्या हो रहा है, आप में उत्तरदायित्व की भावना विकसित हो रही है, प्रबल हो रही है, ठीक है। और अगर आप कोई लिखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्वाध्याय करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा, ठीक है। यह विधि छात्रों में प्रयोगात्मक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। खुद से अगर कर रहे हैं, है ना, सोच रहे, समझ रहे, ये सब चीजें जो है रचनात्मक क्या कहते हैं, अपना समस्या समाधान, विश्लेषण क्षमता, है ना, ये विश्लेषण करना या समस्या का समाधान करना, है ना, मूल्यांकन करना, ये चीजें जो है ये अपने आप में वैज्ञानिक विधियां ही हैं। इसे जब हम असाइनमेंट नोट बनाते हैं, असाइनमेंट लिखते हैं, तो उससे हमारा ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण का क्या होता है, विकास होता है। और आप नई नई चीजों को अगर उसमें ऐड करते हो तो ये अपने आप में प्रयोगात्मक भी हो जाता है। अधिन्यास शिक्षण विधि में शिक्षार्थियों के मध्य पाठ्य सामग्री की अनुकृति या कॉपी की संभावना प्रबल होती है। भाई आपको लिखने के लिए दिया गया, सीधा सीधा जा करके छाप दिए, पूरा पुस्तक में जैसा दिया था, ठीक है। नेट में सर्च किए, कोई अपने आर्टिकल मिला, वो आर्टिकल को क्या है पूरा उतार लिया, है ना, इंग्लिश में गूगल ट्रांसलेट किए और छाप लिए। तो ये प्रवृत्ति जो है इसकी संभावना ज्यादा होती है, और जो कि होती ही क्यों है, कितने लोग जो है अपने एकदम कोई असाइनमेंट लिख रहे हैं तो अपने विचार पढ़ तो रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब लिखते हैं तो अपने विचार से ही पूरा लिखते हैं, वो वर्ड टू वर्ड कॉपी नहीं करते हैं, वर्ड टू वर्ड कॉपी उसको पढ़ लिए फिर अपने अनुसार से उसको समझ के, अच्छा, और बहुत सारा सोर्स से डेटा कलेक्ट करके उसको मतलब बनाते थे। आप लोग ऐसे कई करते बुक से मिला करके एक तो टॉपिक पे जा करके, हाँ वही कई बुक से, इससे 2 लाइन, इससे 2 लाइन, इससे 2 लाइन, इससे 2 लाइन, ठीक है। यही चीज की इसमें डर होता है, ये चीज इसकी कमियां हैं कि ये चीज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो नकल करने की प्रवृत्ति का विकास होता है, ठीक है। यह विधि छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं है ना, स्वाभाविक रूप से जो छोटी कक्षा के विद्यार्थी रहते हैं वो उतना ज्यादा समझने सोचने के लिए सक्षम नहीं होते हैं, तो उनको ये विधि दिया जाता है। इससे शिक्षक पर अतिरिक्त कार्यभार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। असाइनमेंट दिया गया आपको तो हर किसी का असाइनमेंट को चेक किया जाएगा, हर पर्टिकुलर एक स्टूडेंट को टाइम दिया जाएगा, क्या उसमें क्या कैसा कार्य कर रहा है, क्या कमी है उसमें, क्या उसमें सुधार कर सकता है, तो इसमें क्या लगेगा, समय ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो शिक्षक पर कार्यभार जो है वो बढ़ जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखते हैं कार्यक्रम अनुदेश विधि, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मेथड, ठीक है। कार्यक्रम अनुदेश विधि शिक्षण की उच्च स्तर पर संरचित पद्धति, हाईली स्ट्रक्चर्ड सिस्टम का एक सामान्य उदाहरण है, ठीक है। कोई भी अगर अपने को शिक्षण कार्य करना है और वो अनुदेशात्मक प्रकृति का है, तो उसको क्या किया जाएगा, पहले उसको क्या इंस्ट्रक्शन देना है, कैसे इंस्ट्रक्शन देना है, कहाँ पर देना है, इस चीज का पहले से अपने क्या करना पड़ेगा, उसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, है ना, उसका डिजाइन करना पड़ेगा, ठीक। तो ये क्या है अपना कार्यक्रम अनुदेश शिक्षण विधि। यह तार्किक क्रम पर आधारित शिक्षण विधि है जिसमें छात्र प्रत्येक चरण के पश्चात तुरंत प्रतिपुष्टि प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। इंस्ट्रक्शन दिया जाता है ना, इंस्ट्रक्शन के बाद उसको फॉलो करता है स्टूडेंट, है ना, क्या उसने किया या क्या सीखा या क्या नहीं सीख पाया, उस चीज का तुरंत जो है टीचर उसका फीडबैक ले लेता है, ठीक। तो ये क्या है ना कार्यक्रम अनुदेश विधि। इस विधि के गुण और दोष देखते हैं क्या क्या है। शिक्षक की यह विधि शैक्षणिक कार्य की प्रगति को जानने के लिए नियमित प्रतिपुष्टि के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, ठीक है। नियमित रूप से जो इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, स्टेप बाय स्टेप दिया जा रहा है, तो इसमें नियमितता क्या हो जाती है, बनी रहती है, ठीक है। प्रतिपुष्टि अपने को मिलते रहती है। इसके माध्यम से शिक्षार्थी की सक्रिय भूमिका को सरलतापूर्वक सुनिश्चित किया जा सकता है। अगर स्टूडेंट को एक्टिव करना है, ठीक है, उसको सक्रिय करना है, तो वो जो है उसको छोड़ दिया जाए अपने से, तो कुछ भी करेगा नहीं करेगा, लेकिन अगर उसको टाइम टू टाइम, है ना, उसको एक प्रोग्राम्ड वे में इंस्ट्रक्शन मिलता रहे कि ये पढ़ो, ये करो, है ना,
इस पुस्तक से लोग कोई ना कोई एक्टिविटी करने के लिए उसको दे दिया जाए, तो फिर वो क्या रहेगा, वो करता रहेगा, वो सक्रिय रहेगा। शिक्षक के कार्यक्रम अनुदेश विधि का किसी भी विषय के अध्ययन अध्यापन के लिए प्रयोग किया जा सकता है ना, हर विषय में जो है ये उपयुक्त हो सकता है। इसके दोष देखते हैं, क्या क्या इसके दोष हैं। तार्किक और उच्च स्तर पर संरचित प्रणाली होने के कारण यह शिक्षण विधि विद्यार्थियों के मध्य अरुचिपूर्ण सिद्ध हो सकती है। ये करना है, ये नहीं करना है, कोई हमको सुनाते रहता है। घर में माता पिता जो है कुछ बोलते हैं, एक उम्र तक जो है कैसा लगता है, जब 17-18 वर्ष के रहते हैं तो दिन भर मेरे को सोचते रहते हैं, दिन भर मेरे को सुनाते रहते हैं, है ना, ऐसा विचार आता है। तो विचार हम मेरिज को बोलते रहते हैं, यही करने के लिए बोलते हैं, मेरिज को कुछ करने के लिए देते रहते हैं। तो क्या हो जाता है, वो व्यक्ति जो है उसमें मतलब थोड़ा से कुंठा की भावना पैदा होने लगती है, या फिर नहीं करूँगा जा क्या करेगा, है ना। तो वैसे टाइप की ये क्या है, अरुचि है ये, ठीक। तो स्टूडेंट को भी अगर जो है ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शन अगर मिलता है ना, तो उसमें भी क्या आ जाएगा, उसमें अरुचि आ जाएगी, ठीक है। ये इसका जो है खामी है। इस शिक्षण विधि में कुछ समय उपरांत शिक्षार्थियों में प्रेरणा का स्तर कम होने की संभावना बनी रहती है, ठीक है। कोई चीज अगर उनको एक और अच्छा स्ट्रक्चर्ड है, ये करना है, ये करना है, अगर आपको कुछ कार्य करने के लिए आपको दे दिया जाए और आप स्वतंत्र रूप से करते हैं उस कार्य को, तो हाँ जल्दी होता है, अच्छे से होता है, मजा भी आता है। लेकिन आपको बोला जाए कि ये करना है, इसके बाद यहाँ से वहाँ जाना है, वहाँ से वहाँ जाना है ना, आपको कॉलेज जाना है, कॉलेज से सीधा घर आना है, बीच में कहीं रुकना नहीं है, GPS लगा दिए हैं आपको बैग में, ऐसा बोल दें, तो फिर आप जो है आपका दिमाग मतलब जो है नहीं हो पाएगा, है ना, अच्छे से मतलब आप उत्साहपूर्ण नहीं रह पाओगे, इंजॉय नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब अध्ययन अध्यापन में भी ऐसे ही चीजें आपको मिल जाए तो इंजॉय हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, पढ़ने में मजा आएगा, नहीं आएगा। तो ये विधि जो है इसमें जो है इंस्ट्रक्शन ज्यादा होने के कारण प्रेरणा का स्तर जो है क्या हो जाता है, कम हो जाता है। भाई इंजॉय रहेगा, खुश रहोगे तो वो अपने आप में वही मोटिवेशन है, आपको करने में मजा आ रहा है, वो आपका स्वप्रेरणा है, अभी स्वभिप्रेरण कह सकते हो। इस विधि में ये प्रेरणा स्तर कम होने की संभावना बनी रहती है। अगला देखते हैं कंप्यूटर आधारित शिक्षण विधि, कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग मेथड। कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रणाली का उद्देश्य कंप्यूटर के माध्यम से शिक्षा पद्धति को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करना है, ठीक है। कंप्यूटर के माध्यम से जो है हम क्या करते हैं, कोई विषय वस्तु को सीखने का प्रयास करते हैं। जैसे आपको अगर कम्युनिकेशन स्किल जो है डेवलप करना है, ठीक है, आपको इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको, स्पोकन इंग्लिश करना है, तो उसके लिए कई एप्लीकेशन आते हैं, ठीक है। कंप्यूटर में आप बैठ रहेंगे, आपको उधर से इंस्ट्रक्शन मिलेगा या कोई टास्क मिलेगा, उसको बैठ करके वहाँ करते रहेंगे, है ना, हेडफोन लगा के रखेंगे, माइक रहेगा, वो आपकी वॉइस को सुनेगा, उसको रिकॉग्नाइज करेगा और उसके बाद उसका अपना जो है जो भी रिजल्ट रहेगा वो देगा। तो इस प्रकार से कई विषयों का अध्ययन जो है हम कंप्यूटर के माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है। इसके द्वारा सूचना प्रवाह को गत्यात्मक रूप दिया जाता है और शिक्षण प्रणाली को अधिक वैज्ञानिकतापूर्ण करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। क्या करना है भाई, आप अगर कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है तो पढ़ाते पढ़ाते वो बोला ना कि वो अपने जो भी उसका पढ़ाना है, जिस पद्धति का उपयोग करना है या जो भी उसका क्रम है पढ़ाने का, है ना, वो आगे पीछे हो सकता है ना, कम ज़्यादा समय हो सकता है उसमें, कभी किसी टॉपिक को ज़्यादा लंबा खींच किसी टॉपिक को कम खींच। लेकिन जो कंप्यूटर आधारित अगर रहेगा तो उसमें बिल्कुल वो टाइम टू टाइम चलता रहेगा और स्टेप बाय स्टेप जो उसमें प्रोग्राम है ना सॉफ्टवेयर, उस अनुसार वो चलता रहे। टाइपिंग सीखे हैं आपने, टाइपिंग के लिए भी एक सॉफ्टवेयर आता है, टाइपिंग मास्टर वगैरह ऐसा करके, ठीक। तो उसमें क्या होता है, एक ये लाइन को पहले दबाओ बटन को, फिर उसके बाद फिर दूसरा उससे थोड़ा कठिन शब्द बनाने के लिए बोलेगा, फिर कठिन, तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चलता है, ठीक। तो इस प्रकार से ये जो है क्या है, वैज्ञानिकता पूर्ण करने पर ध्यान केंद्रित करता है जो एजुकेशन सिस्टम है उसको। कंप्यूटर आधारित शिक्षण विधि में ऑडियो वीडियो टेप की प्रस्तुति परंपरागत पुस्तक की तुलना में ज़्यादा प्रभाव उत्पादक और शीघ्र पहुंचाने है। कंप्यूटर से अगर पढ़ा रहे हैं तो उसमें वीडियो भी दिखा सकते हैं, है ना, ऑडियो भी सुना सकते हैं, तो स्वाभाविक रूप से वो क्या है, ज़्यादा जो प्रभावशाली होता है अगर देखते हैं और सुनते हैं तो। इसमें सही जानकारी प्राप्त करने के अधिक विकल्प होते हैं और शिक्षार्थी की आवश्यकता अनुसार प्रतिपुष्टि प्राप्त करने की स्थिति भी बनी रहती है, ठीक है।
स्वाभाविक रूप से इसमें जो चीज़ चलेगा है ना, उसमें अपने को बहुत सारा चीज़ जो है, जो चीज़ जितनी आवश्यकता है उतना चीज़ जो है पूरा अपने को इसमें मिल जाता है। इंटरनेट से जुड़ा रहता है तो आज शिक्षार्थी जो है, और कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा रहता है, शिक्षार्थी और भी ज़्यादा स्वतंत्र रहता है चीज़ों को और नेट के माध्यम से सर्च करने में। नेक्स्ट देखते हैं इसके गुण और दोष क्या क्या है। ठीक, इस शिक्षण विधि में अन्य विधियों की तुलना में अधिक लचीलापन और नियंत्रण की बेहतर संभावना होती है ना? इसमें क्या रहेगा, लचीलापन रहेगा, है ना? जब मर्जी पढ़े तब बैठो, जब मर्जी पढ़े तब उठ जाओ, ठीक है? जितना टाइम तक प्रैक्टिस करना उतना टाइम तक प्रैक्टिस किया, मतलब क्या है लचीलापन। क्लास में तो आपको टाइम टू टाइम आना ही है, इतने से इतने बजे तक बैठना ही। टीचर एक बार भूख गए 2 घंटे तक पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे, ठीक है? लचीलापन उसमें नहीं है, लेकिन कंप्यूटर आधारित रहता है तो उसमें लचीलापन आता है। नियंत्रण की बेहतर संभावना बनती है, आप अपने अनुसार उसको नियंत्रित कर सकते हो। आपको फिर रिपीट करना है, फिर रिपीट कर लीजिए, फिर रिपीट कर लीजिए। इस विधि को अनुकरण, सिमुलेशन, अभ्यास, मॉडलिंग इत्यादि कार्यों के लिए अधिक प्रभावी ढंग से प्रयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, अनुकरण, सिमुलेशन वास्तविक जैसा जो है परिस्थिति पैदा करना। जैसे वो देखो एक गेम रहता है कार रेसिंग, कार रेसिंग वाला गेम खेले? नहीं खेले? मोबाइल में या कंप्यूटर में? मोबाइल अपने आप में कंप्यूटर ही है, ठीक है? तो वो जब चलाओगे उसको तो ऐसा लगता है कि खुद चला रहे हैं, ठीक है? एकदम मतलब वो ऐसा आभास होता है कि आप वास्तव में है। ऐसे ही कई जो है गेम जोन वगैरह में जाओगे तो उसमें पूरा उसका रहता है, बाइक है तो बाइक पूरा बाइक का मॉडल बनेगा, सामने स्क्रीन लगा रहेगा, मोड़ आया तो वो भी झुक जाएगा, ठीक है? वैसे ही जो है गाड़ी सिखाने के लिए आजकल जो ट्रेनर रहते हैं ड्राइविंग स्कूल में, है ना, वहाँ ड्राइविंग स्कूल में उस टाइप का सिस्टम बना रहता है, पूरा उसमें स्टीयरिंग वगैरह लगा रहेगा और सामने जो वीडियो चलता रहेगा, ठीक है? जैसा आप करते जाओगे वैसा वैसा ही वो उसमें चलता जाएगा। गाड़ी ब्रेक मारोगे तो वहाँ पर गाड़ी रुक जाएगा, है ना? और अगर आप थोड़ा स्पीड बढ़ा रहे हो तो थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि आप पीछे की ओर हो रहे हैं, ब्रेक मारोगे थोड़ा सा ऐसा लगेगा आगे की ओर जा रहे हैं। तो ये क्या कहलाता है? सिमुलेशन, मॉडलिंग इत्यादि कार्यों के, है ना, अधिक प्रभावी से प्रयोग में लाया जाता है। इसमें सूचना प्रवाह की गतिशीलता और पाठ्य सामग्री की पर्याप्तता की दशा विद्यमान रहती है ना? सूचना प्रवाह जो है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो पर्याप्त रूप में मिल जाता है ना, गतिशील रहता है, इसलिए बोल रहे हैं। पाठ्य सामग्री जो है वो अपने को पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। शिक्षण की यह प्रणाली, इसके दोष देखते हैं। दोष क्या क्या है इस विधि के? शिक्षण की यह प्रणाली अवैयक्तिक, इम्पर्सनल और महंगी है, जो सभी की पहुंच की सीमा में नहीं है ना? भाई स्वाभाविक रूप से आपको उसको सिमुलेशन करना है, उसके लिए पूरा सिस्टम आपको बनाना पड़ेगा। कंप्यूटर हर किसी घर में भी नहीं हो सकता है, कंप्यूटर की बात करें, है ना? आजकल धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ते जाता है, रिसर्च बढ़ते जाता है, वैसे वैसे चीज़ें जो हैं वो लोगों की पहुंच में होती जाती हैं। पहले कब मोबाइल किसी के हाथ में नहीं होता है, वो आता था मोटा वाला नोकिया वगैरह का फोन, ठीक है? किसी को फेंक के मार दो तो मर जाते, देखो बटन वाला। तो वो मोबाइल जब शुरुआत में जब आया था उसका बड़ा सा एंटीना रहता था, ठीक है? इतना एंटीना जैसा निकला रहता था। वो जो मोबाइल है उस समय ही उसका रेट जो है 10,000 15,000 से ज़्यादा का हुआ करता था, ठीक है? और एकदम बेसिक मॉडल है। आज के रेट में कोई लेगा नहीं उसको 1,000 में, और उस समय डाटा भी बहुत महंगा हुआ करता था। आज के समय में क्या हो गया, मोबाइल 2,000-3,000 में मिल जा रहा है, 500-600 में भी मिल जा रहा है, एकदम बेसिक लेवल पर देखो, इतना छोटा भी आ गया, ठीक है? चीज़ें क्या होती है, छोटी होती है। और जो है कंप्यूटर, मोबाइल क्या है, अपने आप में कंप्यूटर ही है, ठीक है? जो चीज़ें आप कंप्यूटर से कर सकते हो पूरी चीज़ें आप मोबाइल में भी कर सकते हो, है ना? तो कुल मिला के क्या किया गया, कंप्यूटर जो पहले कमरे इतने बड़े होते थे, कंप्यूटर ICT देखेंगे उसका, है ना, ICT वाले इवेंट में कंप्यूटर जो है वो कमरे जितने बड़े बड़े हुआ करते थे। उसका प्रोसेसर जो है, उसका जो CPU जिसको बोलते हैं मेन फ्रेम, अब जो है वो आपके हाथ में आ गया है, एक घड़ी में आ गया, वो ना छोटा सा घड़ी के जैसे है, पूरा वो मोबाइल ही है। वो मोबाइल अपने उसमें वीडियो देख सकते हो, उसमें आप इंटरनेट चला सकते हो। तो कंप्यूटर क्या होता है, छोटा हो और सभी के पहुंच में आ गया, है ना? लेकिन जो है कोई भी टेक्नोलॉजी जो है उतना आसान नहीं होता हर किसी के हाथ में आना,
ठीक है। तो इसलिए ये विधि क्या है, ये अवैयक्तिक है, इम्पर्सनल है, ठीक, और महंगी है। इस व्यवस्था से शिक्षण प्रणाली के लिए सुव्यवस्थित संरचना का होना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा प्रणाली विफल हो जाएगी। एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है, व्यवस्थित स्ट्रक्चर होना चाहिए अध्ययन करना, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, विफल हो जाएगा। कंप्यूटर में आपको पढ़ने के लिए बोला क्या है, और नेट ही नहीं है, बोल दीजिए। नहीं, नेट भी है और कुछ देख रहे हैं। और कुछ देख रहे हैं, ठीक है। क्यों आपको बोल दिया कि जाओ पढ़ो करके, लेकिन क्या पढ़ो, कहाँ से पढ़ो, ये चीज के लिए अगर उसका व्यवस्था नहीं है ना, मतलब उसका पहले से स्ट्रक्चर नहीं, संरचना नहीं बनाई गई है, कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है करके, कौन से वेबसाइट में जाना है, तो आप खोजते 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 भटकते रह जाओगे वहाँ, ठीक है, भटकने के चांसेस ज्यादा होते भटकने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो जब ये नहीं रहेगा, है ना, सुव्यवस्थित संरचना नहीं होगा, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये विफल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं परस्पर संवादात्मक वीडियो विधि, है ना, ये इंटरैक्टिव वीडियो मेथड इसको बोलते हैं। परस्पर संवादी या संवादात्मक वीडियो शिक्षण विधि में शिक्षार्थी को किसी विषय से संबंधित जानकारी क्रम रहित ढंग रैंडमली से आसानी से उपलब्ध हो जाती है। इस मेथड में होता क्या है, ये भी वही है, वीडियो के माध्यम से आपको चीजें दिखाई जा रही है, बताई जा रही है, ठीक है। कंप्यूटर की एक उसमें उपकरण हो सकता है, या कंप्यूटर जैसे टीवी, सामान्य टीवी में भी हो सकता है, आपको वीडियो दे दिया गया है ना, कोई सीडी दे दी गई, उसमें आप चीजों को क्या कर रहे हो, देख करके सीख रहे हो, ठीक है। यह विधि छात्रों को एक ही प्लेटफॉर्म पर कई विषयों, मुद्दों या समस्याओं की जानकारी और उसके संशोधनात्मक उपाय की सरलता से आपूर्ति करने में सक्षम है। कभी कभी होता है जवान में अटक जाता है, संशोधनात्मक क्या हो गया ये वर्ड तो मेरी हंसी का हिस्सा हो गया है। संशोधनात्मक उपाय की सरलता से आपूर्ति करने में सक्षम है। कोई समस्या है उसका अगर अपने को उपाय ढूंढना है ना, या कोई मिस्टेक का एरर है, उसके लिए अपने को उपाय ढूंढना है, या उसमें कोई सुधार करना है, संशोधन करना है, तो उसके लिए ये महत्वपूर्ण है, सरल है। इसके माध्यम से शिक्षार्थी अपने परिणामों की प्रतिपुष्टि तत्काल प्राप्त कर सकते हैं, है ना। वीडियो देख रहे हैं, है ना, तो सीख रहे हैं, अगर उसमें क्या बोलते हैं कोई मिस्टेक हुआ या कुछ प्रश्न पूछा गया, उसका जवाब दिया गया, है ना, क्लिक किए माउस से और उसका तुरंत क्या देख सकता है, आंसर देख सकता है, ठीक है। आप लोग भी वो जो ऑनलाइन टेस्ट वगैरह दिलाते हैं या केबीसी खेलते हैं, देखे हो केबीसी कंप्यूटर में रहता है जो मोबाइल में, उसमें भी आप कुछ खेलते जाते हो, क्वेश्चन देखते जाते हो, तुरंत आपको पता चल जाता है कि आपने सही किया क्या गलत किया। तो इसी प्रकार से जो है इस विधि में, है ना, तत्काल प्रतिपुष्टि जो है प्राप्त हो जाती है। इस विधि के गुण और दोष क्या हैं? शिक्षण की यह विधि शिक्षार्थियों में निर्णय लेने की क्षमता में अभिवृद्धि करती है ना। इंटरैक्टिव वीडियो शिक्षण विधि का एक सरल और पारदर्शी माध्यम है। शिक्षण विधि का एक सरल और पारदर्शी माध्यम है। इससे प्राप्त शिक्षण सामग्री को टेक्स्ट, ग्राफिक्स, फिल्म और ऑडियो के रूप में ग्रहण किया जा सकता है। ठीक है। दोस्त क्या क्या है इस विधि के? इस विधि में समय के साथ साथ संसाधनों की भी अधिक आवश्यकता होती है। समय भी देना पड़ेगा, है ना। कितना जो है सर, कितना टाइम तक मोबाइल में बैठ रहोगे पता नहीं चलता है, टाइम निकल जाता है। कंप्यूटर में, नेट में, इंटरनेट चला रहे हो, कितना टाइम निकल जाता है पता नहीं चलता है। तो समय जो बहुत ज़्यादा लगता है इसमें, और संसाधन भी लगेगा। स्वाभाविक रूप से आपको टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी का यूज़ करना मतलब आप उसके लिए धन चुकाना पड़ेगा, मूल्य चुकाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये अधिक संसाधन की आवश्यकता होती है। इंटरैक्टिव वीडियो की नियंत्रण प्रणाली शिक्षार्थी की पहुंच में नहीं होती, अतः यह विद्यार्थी के विकल्प व पसंद के अनुसार अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं है, लिमिटेड है। ठीक है, जितना चीज अगर आपको कोई डिस्क दिया गया है, कोई प्रोग्राम दिया गया है, जितना प्रोग्राम में है उतना कोई सीख पाओगे, उससे बाहर सीख तो आप नहीं जा पाओगे। इससे उनकी अपनी प्राथमिकता और जिज्ञासन प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखना उनकी मजबूरी बन जाती है ना। अगर आपको जो चीज देख रहे हो और कुछ चीज जानना है
जितना उसमें दिया है क्वेश्चन उतना ही पूछ पाओगे अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में रहा तो वो, ठीक है। MCQs अगर है तो, और अगर अपने से कुछ और जानना है उसमें या विषय से थोड़ा से इधर जाकर के अपने को कुछ जानना है तो उन चीज़ों का उत्तर इसमें नहीं मिल पाता है ना। तो उसको क्या करना पड़ता है, अपनी जो जिज्ञासा प्रवृत्ति है, ठीक है, उस पर नियंत्रण रखना पड़ता है। जैसे कि आप लोग प्रश्न तो आता है सर, माइंड में लेकिन कुछ नहीं पाते हैं, तो अपनी जिज्ञासा प्रवृत्ति पर आप लोग नियंत्रण करके रखे रहते हैं, ठीक है। तो सर ये वीडियो विधि में जो है, संवादात्मक वीडियो विधि में ये इसकी कमी है, सीमाएं हैं, ठीक। मुक्त अधिगम, ओपन लर्निंग, मुक्त शिक्षण, मुक्त विश्वविद्यालय, मुक्त विद्यालय, ऐसा सुने होंगे नाम, ठीक है। तो ये जो है ओपन लर्निंग का ही एक हिस्सा है, मुक्त शिक्षण का, मुक्त अधिगम का। इसमें शिक्षण प्रदान करने की लचीली विधि है। इसमें शिक्षार्थी को सीखने के लिए मानवीय संसाधनों, सामग्री, उपकरण, आवास और यहाँ तक कि कक्षा की भी आवश्यकता नहीं है। घर बैठे ही आप कोई चीज़ अध्ययन कर ले रहे हैं, ठीक है। कभी कोई दिला है एग्जाम वगैरह ओपन यूनिवर्सिटी से? पंडित सुंदरलाल शर्मा, इग्नू, ठीक है, ये तो संस्थागत है। और भी कई आपको जो है ऑनलाइन मेथड पे मिल जाता है, ठीक है। MOOCs, ऑनलाइन कोर्सेज जो रहते हैं, है ना। एक दिन मैडम टेलीग्राम में डाली थी, उसको आपने देखा था? स्वयं के बारे में डाला था, उसका रजिस्ट्रेशन करना है। तो उसमें आपको कई जो है डिग्री, डिप्लोमा या फिर कोई सर्टिफिकेट कोर्स मिल जाते हैं, है ना। और उसका शुल्क भी बहुत कम रहता है, कई तो निःशुल्क भी मिल जाएगा, ठीक। और घर बैठे आप अपने अनुसार जो है उसको कर सकते हैं, जो आपको उसका ड्यूरेशन समझ आया कि हाँ ये मेरे लिए उपयुक्त है, उसको कर सकते हैं। उसमें रजिस्ट्रेशन कर लेना है ना। बहुत सारी चीज़ें आप जो है ग्रहण कर सकते हो उसको। तो इसमें क्या है, ये मानवीय संसाधन है ना, टीचर भी चाहिए आपको पढ़ाने के लिए, है ना, वो आपको ऑनलाइन ही मिल जाएगा। सामग्री नहीं चाहिए आपको, है ना, स्कूल पुस्तक, पेन, कॉपी वगैरह, ठीक है। कोई उपकरण नहीं चाहिए, रहने के लिए आवास नहीं चाहिए। अगर आप बाहर जाकर के पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको रहना पड़ेगा, ठहरना पड़ेगा, ठीक है, किराए में रूम लेना पड़ेगा। लेकिन आप ये दूरस्थ अधिगम कर रहे हैं, ठीक है, या मुक्त शिक्षण कर रहे हैं तो आप घर बैठे भी कर सकते हैं। इस विधि में शिक्षण के लिए प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं होता, है ना। बच्चे से लेकर के बूढ़े तक भी जो उसमें प्रवेश ले सकते हैं। तो ये क्या है, मुक्त अधिगम। इसके गुण और दोष देखते हैं। यह विधि शिक्षा सबसे बड़ा गुण है फ्लेक्सिबिलिटी। यह विधि शिक्षार्थियों को सीखने के लिए लचीलापन प्रदान करता है, ठीक है। कोई अगर जॉब में है, ठीक है, वो जॉब में है तो सुबह से लेकर के शाम तक जो है उसका ड्यूटी रहेगा। फिर उसके बाद वो पढ़ाने के लिए स्कूल कहीं जा सकता है, लेकिन ऑनलाइन तो पढ़ सकता है घर में। 1 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा जो है शाम टाइम में या रात के टाइम में दे सकते हैं, ठीक है। बड़ा दिन देती हैं जैसे, ठीक है। कोचिंग वगैरह भी करते हैं कई लोग, ऑनलाइन चलता है। तो या ओपन रूप में भी कर सकते हैं, आप यूट्यूब में ही देख सकते हैं कुछ चीज़ें, अगर आपको जानकारी चाहिए वो चीज़ जानते हैं। तो ये क्या है, लचीलापन प्रदान करता है ना। आपके ऊपर किसी चीज़ की बाध्यता यहाँ पर नहीं रह जाती कि आपको फॉर्मली इतने टाइम से इतना टाइम तक यहाँ पर रुकना ही है ना, या इतने बजे जो है आपको प्रेजेंट हो जाना है, या प्रतिदिन यहाँ पर उपस्थित होना अनिवार्य है ना। ऐसा इसमें नहीं रहता। दोष क्या है इसमें, यह विधि भावात्मक, इफेक्टिव शिक्षण उद्देश्यों और मनोसंचालन, साइकोमोटर प्राप्त करने के लिए उपयुक्त नहीं है। आपको ज्ञानात्मक ही मिलेगा, ठीक है, कॉग्निटिव भी मिलेगा, लेकिन आपको भावात्मक चाहिए, है ना, इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। भावनाओं का विकास इसमें नहीं होता। किसी से मिलोगे जुलोगे तो वहाँ पर जो संबंधों का जो विकास होता है ना, उससे कई प्रकार की जो भावनात्मक गुण जो है विकसित होते हैं, है ना। आप कुछ एक्टिविटी करोगे, स्कूल जाओगे तो वहाँ आप लिखोगे, है ना, पढ़ोगे, है ना, और कुछ आप प्रयोगशाला में कुछ कार्य करोगे तो आपका जो साइकोमोटर जो डोमेन है ना, उसका विकास होगा, कुशलता में विकास आएगा। तो ये जो है इन 2 क्षेत्रों का विकास जो है ना, इसमें नहीं हो पाता है।
इस विधि में समय, विशेषज्ञता और संसाधनों की आवश्यकता होती है और यह विषयों के तेजी से बदलते स्वरूप के लिए उपयुक्त नहीं। ठीक है, मतलब ये जो है इसमें बदलाव आते जाते हैं, नए नए कोर्सेस आते जाएंगे। ठीक है, नई नई ज्ञान की चीज़ें आपको ऑनलाइन डोमेन पर मिलती जाएगी और इसमें बदलते रहता है, चीज़ें जो है समय के साथ क्या होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, इसलिए इसको उपयुक्त नहीं माना जाता है। तो ये था अपना क्या, मुक्त अभिगम से गुण और दोष, सतत अनुकरण। तो आज का क्लास को यहीं पर अपन विराम देते हैं, है ना। कल देखेंगे अपन शिक्षार्थी केंद्रित जो और भी विधियां हैं, ठीक है, उनको हम देखेंगे डिटेल से, इसके क्या गुण है क्या दोष है ना, उस पर चर्चा करेंगे। तो आप सभी का धन्यवाद क्लास में बने रहने के लिए। ठीक है दोस्तों, फिर हम अगली क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।